आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। ठीक है, देखिए मेरे भाई, हम लोग अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछली क्लास को रोका हुआ था। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 में ये सीखा था कि पदार्थों का परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक हमारा भौतिक परिवर्तन, एक हमारा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमसे ये कहता है कि एक बार मैं यदि बदल जाऊंगा तो दोबारा भी मिल जाऊंगा, वो प्रक्रिया मेरे भाई भौतिक परिवर्तन कहलाती है। आप बर्फ को पिघला के पानी बना सकते हो, पानी को मेरे भाई जमा के बर्फ बना सकते हो, ये प्रक्रिया बार बार होती है। ऐसी प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हमसे ये कहता है कि मैं एक बार यदि बदल जाऊंगा तो दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। इसका मतलब यदि आप दूध से दही बना देते हो तो आप दुनिया की ताकत लगा दो मेरे भाई, आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। तो वह प्रक्रिया जो हमें दोबारा मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन होती है, वह प्रक्रिया जो हमें दोबारा न मिले वो रासायनिक परिवर्तन होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारे बेसिक को हमने सीखा था। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम पूरी तरीके से सीखेंगे मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है, किस तरीके से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या नियम और स्टेप को फॉलो किया जाता है। जितना मेरे भाई ये चैप्टर आपको हवा बना के कठिन बनाया जाता है, वास्तव में बहुत ही आसान चैप्टर है। एकदम हम लोग धीरे धीरे से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि हमें एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर आपको यह समझ में आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर क्या होता है। मामला यहां पे फंसता है मेरे भाई कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि मेरे भाई आपको एक शरबत बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, आप मेरे भाई थोड़ा सा जल लोगे, थोड़ा सा पानी लोगे, थोड़ा सा चीनी लोगे, थोड़ा सा नींबू लोगे, तीनों को मिला दोगे और मिलाने के बाद बोलोगे भैया ये लीजिए शरबत तैयार हो गया। जो ये मेरे भाई प्रक्रिया आप किए हो ना, इस प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को मेरे भाई हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, इसी प्रोसेस को मेरे भाई यदि हम सिस्टम से लिख दे कि इतनी मात्रा में हमने जल लिया है, इतनी मात्रा में हमने पानी लिया है, इतनी मात्रा में मेरे भाई इतनी मात्रा में हमने चीनी लिया है, इतनी मात्रा में हमने नींबू लिया है, इसको यदि हम प्रोसेस में लिख दें तो ये मेरे भाई कहलाती है रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मेरे भाई इसी फॉर्मेट पे लिखी जाती है। ये हमारा तीर हो गया, तीर के बाईं तरफ भी कुछ लिखा हुआ होता है, तीर के दाईं तरफ भी कुछ लिखा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अभिकारक, इसको हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जो तीर के दाईं तरफ होता है इसको हम कहते हैं उत्पाद, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद, या हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तीर के ऊपर भी कुछ लिखा हो सकता है। ठीक है, इस तीर के ऊपर भी कुछ लिखा हो सकता है, हम इसको मान लेते हैं कि तीर के ऊपर सी लिखा हुआ है। ठीक है, इस सी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, CATALYST। इस उत्प्रेरक का काम क्या होता है, इस उत्प्रेरक का काम होता है इस अभिक्रिया की गति में परिवर्तन करता है। ठीक है, इस उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया की गति में परिवर्तन करता है, ये हमारा उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे देखिए, अगर ये गति में परिवर्तन ज्यादा करता है, अगर ये गति में परिवर्तन इंक्रीज करता है, ज्यादा करता है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ज्यादा करता है, तो इसे हम कहते हैं मेरे भाई धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अगर मेरे भाई ये इंक्रीज की जगह डिक्रीज करता है, गति में परिवर्तन में यदि कमी करता है, यदि यह उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन की कमी करता है तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब बारी आ गई है मेरे भाई चीजों को एकदम अच्छी तरीके से समझने की। तो ये मैं जो आपको बताया हूं, ये मैं पूरा कंसेप्ट आपको बताया हूं, एक जरिया आपको बताया हूं कि इस तरीके से हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है, ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। अब एक्चुअली में मेरे भाई ये आपको समझना है कि उत्प्रेरक का क्या होता है।
एक एग्जाम्पल से ध्यान से समझिए। जैसे मेरे भाई मान लेते हैं ये आप है, ठीक है, ये आप हो और ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है। आपको मेरे भाई यदि कह दिया जाए कि आपको स्कूल जाना है, कैसे जाना है, पैदल जाना है, ठीक है, आपको स्कूल कहां जाना है, पैदल जाना है। आप बोलोगे भैया कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा पैदल जाने में, पैदल जाने में, रोज रोज जाने में क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको यदि साइकिल दे दिया जाए, ठीक है, आपको यदि साइकिल दे दिया जाए, आप स्कूल हंसते हंसते बोलते बोलते आप पहुंच जाओगे, ठीक है, आसान है कि नहीं है। आपको यदि बाइक दे दिया जाए, ठीक है, आपकी आंख भजेगी नहीं तब तक आप स्कूल पहुंच जाओगे, ऐसे करोगे आप ऐसे स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी तेज आप जाओगे स्कूल। बात समझ में आ रही है। यदि आपको मेरे भाई हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, ठीक है, हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, आप बताओ, आप यदि स्कूल में गए, बोलोगे भैया हम सपना में गए, सपना में चले आए। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे आपकी साधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरे भाई ये आपकी गति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही उत्प्रेरक का काम होता है। उत्प्रेरक का काम ये होता है कि वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया की गति को घटा सकता है। अगर अभिक्रिया की गति बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे मेरे भाई धनात्मक उत्प्रेरक, यदि अभिक्रिया की गति कम हो रही है तो इसे हम कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। बात समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सा आपका उदाहरण था, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया तो बोलोगे हाँ भैया हमको बिल्कुल समझ में यहाँ तक आ गया। तो चलिए मेरे भाई पहली हेडिंग आप लोग लगाइए रासायनिक अभिक्रिया। मेरे साथ साथ आप लोग पहली हेडिंग लगाइए रासायनिक अभिक्रिया। लिखिए पहली हेडिंग आप लगाइए इस चैप्टर की, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखिए सबसे पहले। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था कि जैसे जल हो गया, चीनी हो गई, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, नींबू हो गई। इन तीनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक उत्पाद बन के आता है, एक प्रोडक्ट बन के आता है, वो बन के आता है शरबत। तो शरबत एक नया पदार्थ हो गया। ये मेरे भाई क्या है, अभिकारक है। मैंने आपसे कहा था ना, तीर के बाईं तरफ अभिकारक, तीर के दाईं तरफ उत्पाद। तो ये हमारा क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अब कभी भी आपसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अभिकारक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम याद कैसे करेंगे, सीखिए मेरे भाई। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो एक या एक से नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। लिखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, या मिलाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराते हैं तो एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। तो एक या एक से नए अधिक पदार्थ बनते हैं, अधिक पदार्थ बनते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संग जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है,
इसलिए इसी के एग्जाम्पल को मेरे भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से सीखिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम यानी Mg को ऑक्सीजन के साथ, तो किसके संग मेरे भाई, ऑक्सीजन के संग जब हम जलाते हैं, तो जलाने के बाद हम क्या करते हैं, एक क्रिया करते हैं, इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। देखिए आप यदि ये वाली लाइन पे यदि आप YouTube पे सर्च करोगे ना, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट का हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप एक एक एक्सपेरिमेंट देखोगे, थक जाओगे देखते देखते कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, एक मैग्नीशियम की रिबन होती है, रिबन यानी बाल में बांधने वाला रिबन होता है, जैसे बर्थडे के केक में काटते हैं रिबन, वैसा ही रिबन होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, जैसे हम लोग केक काटते हैं तो उसमें एक रिबन होती है, वैसे ही मैग्नीशियम की एक रिबन होती है। ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को जैसे ही आप उसमें आग लगाओगे ना, वो इतनी तेज जलने लगती है कि वो हमारी आंखों की रोशनी को भी छीन सकती है, उसकी प्रकाश बहुत ज्यादा होती है। जैसे देखिए, आप इस चित्र को देखिए, चित्र को देख रहे हैं, इसमें चिमटा से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है। मैग्नीशियम रिबन जो जल रही है, ये मैग्नीशियम रिबन जल रही है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जल रही है, एक मोमबत्ती रखी गई है, इस मोमबत्ती से मैग्नीशियम रिबन क्या है, जल रहा है। यही प्रक्रिया आपके एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप स्टार बना लेना। ठीक है, इसे आप क्या करना मेरे भाई, स्टार बना लेना। ये हमारा संतुलित नहीं है, इसको हम पढ़ाएंगे आपको बाद में कि संतुलित और असंतुलित क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम संतुलित है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मेरे भाई दो का गुणा हम यहाँ कभी नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, दो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। मैग्नीशियम कितना हो गया मेरे भाई, दो हो गया, इसलिए यहां भी हम मैग्नीशियम को कितना कर देंगे, दो कर देंगे। अब आप एक बार मिला के देखो, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को उसे साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन के परत को साफ क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले इसके हम फिगर को बना लेते हैं। ये जो फिगर है ना, आप मेरे संग यहाँ पे बना लीजिए, आपको ये लगेगा कि नहीं वास्तव में मैग्नीशियम रिबन इसी तरह प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये पहले आपको लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर मैं इसका फिगर बना देता हूं। ठीक है, फिर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से, उसको मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई तो एकदम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक मैं छोड़ दूंगा। हमारा मकसद एक ही है, पेपर को पास करना है, पूरे क्वेश्चंस को एकदम पूरे शिद्दत के संग। ठीक है, मकसद हमारा एक होने वाला है। ठीक है, चलो देखो, आप इसका फिगर आप यहां पे बना लेना, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहां पे ऐसे बॉक्स करके बना लेता हूं। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करो मेरे भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, ऐसे एक बार और कर देना है। ठीक है, और ये आपकी बन गई मोमबत्ती। ठीक है, इसमें आप क्या लगा दिए, आग लगा दिए। अरे यस या नो, हाँ भैया। ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, आप लिख देना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, मोमबत्ती। ये क्या है, मैग्नीशियम का क्या है, रिबन है।
जैसे ही इसको जलाओगे ना मैग्नीशियम रिबन को, ये बहुत प्रकाश देता है भैया, बहुत प्रकाश देता है, बहुत ज्यादा प्रकाश। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को हम किस किस चीज से पकड़े हुए हैं? इसको हम चिमटा से पकड़े हुए हैं। ठीक है, किससे पकड़े हुए मेरे भाई? चिमटा से पकड़े हुए। जब ये मैग्नीशियम रिबन जलेगा ना, इसमें छोटे छोटे चूर्ण निकलेंगे, छोटे छोटे चूर्ण निकलेंगे। ठीक है, इस चूर्ण को मेरे भाई क्या करिए, एक कटोरी से, एक बर्तन से इसको इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, ये जो चूर्ण आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो चूर्ण है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यही जो आपको चूर्ण दिखाई दे रहा है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ध्यान रहे मेरे भाई, केमिस्ट्री का सबसे पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां से सीखिए मेरे भाई, एक एक चीज को सीखिए। ठीक है, देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, पूछा जाएगा आपसे, कैसा पूछा जाएगा? सफेद रंग का होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि मैं जल से अभिक्रिया कर दूं, मेरे भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि मैं जल से अभिक्रिया कर दूं तो ये बनाता है मेरे भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब रही बात ये है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सीखिए मेरे भाई। यहां पे मैग्नीशियम, यहां पे मैग्नीशियम। ठीक है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है। एनसीईआरटी का ये मेरे भाई इक्वेशन है, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बात आप लोग ध्यान देना। क्यों पूछा जाएगा, स्टार बना लेना आप लोग। ठीक है, देखो ये जो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं एंटा एसिड कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंटा एसिड कहते हैं। एंटा एसिड का मतलब जब आपका पेट दर्द करता है तो आप दुकान पे जाते हो, आप इनो लेते हो, पानी में घोलते हो, पी जाते हो, तब हमारे जाकर पेट की क्या होती है, अम्लता दूर हो जाती है, एसिडिटी दूर हो जाती है। अरे यस या नो, सबके संग ऐसा हुआ है। तो हम इनो खाते हैं, वो इनो यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया पेट हमारा जलन दे रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेट सूज गया है, तो दुकान वाला हमसे क्या करता है, एक पीली सी गोली देता है। वो कौन सी गोली होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसी सफेद चूर्ण को मेरे भाई यदि आप जल से अभिक्रिया करा दोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, आप इसके बारे में लिख लीजिए यहीं पे। इसे कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसे एंटा एसिड कहते हैं, इसे एंटा एसिड कहते हैं। अगली पॉइंट लिखना मेरे भाई, यह पेट की अम्लता को दूर करता है। यह पेट की अम्लता, अम्लता को मेरे भाई इंग्लिश में ही कहते हैं एसिडिटी। नाम सुना होगा मेरे भाई आपने, एसिडिटी। कोई अम्लता नहीं कहता है, बस कहता है कि एसिडिटी हो गई। यह पेट की अम्लता को दूर करता है। ठीक है, ये पेट की अम्लता को दूर करता है। जितनी भी पेट वाली समस्याएं होती है सब इसी से दूर होती हैं। दर्द वाले में, पेट जलन कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेट सूज गया है, तो यहाँ पे मेरे भाई इस चीज का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलिए तो इतना मेरे भाई पहले आप नोट करिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे मेरे भाई मैं आपको लिखवाते चलूंगा, आप मेरे संग आप क्या करते लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। देखिए पेपर वाला हमसे ये पूछता है, जो असली क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, जो पेपर वाला हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इसे हम बालू कागज से रगड़कर साफ क्यों करते हैं। पहले हम बालू कागज से इस रिबन को साफ करते हैं, फिर इसको जलाते हैं, फिर जाके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे ये पूछता है कि इस मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया उत्तर होगा मेरे भाई कि इस मैग्नीशियम रिबन को हम साफ इसलिए करते हैं बालू कागज से, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऊपर एक परत होती है जो छूट जाए। जैसे देखिए लोहे पर जंग लगना, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, उसी तरह मेरे भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पे परत चढ़ जाती है, जब हम बालू कागज से रगड़ते हैं तो ये परत हट जाती है। अब हमारे पास शुद्ध मैग्नीशियम बचता है। जब शुद्ध मैग्नीशियम वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मेरे भाई ये जलने लगता है। ठीक है, तो यही चीज क्या करना है, हमको लिखना है। तो लिखिए क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, वायु में
जलाने से पहले वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है मेरे भाई, मैं यहाँ पे चित्र बना दिया हूं, इसलिए मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं जो आपको लिख रहा हूं बस आप ये लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसका उत्तर लिखिए। ठीक है, वायु में जलाने से पहले, बेस्ट उत्तर है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, वायु में जलाने से पहले, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, लिखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से, साइंस में आपको लिखा है रेगमाल। ठीक है, रेगमाल का मतलब होता है सैंड पेपर। ठीक है, सैंड पेपर, या इसी को ब्लेड कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में हम लोग देहात में इसको कहते हैं बालू कागज। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, जिसको जो समझ में आ जाए। रेगमाल आप बोल दो, सैंड पेपर बोल दो, आप ब्लेड बोल दो, बालू कागज बोल दो, सब एक ही है। ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल यानी सैंड पेपर या ब्लेड या बालू कागज से रगड़ते हैं, से रगड़कर साफ करते हैं, से रगड़कर, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर की परत को से रगड़कर साफ करते हैं, साफ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि रिबन की ऊपरी सतह पर, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पतली सतह है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पतली परत है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत है, वह साफ हो जाए, वह साफ हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत है जो साफ हो जाए। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत साफ हो जाएगी, तब यह ऑक्सीजन के साथ, तब यह शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, यहां पे लिख देना, तब यह शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ऐसा करने पर मैग्नीशियम की रिबन जलने लगती है। ठीक है, जलने लगती है। अब मेरे भाई आप ये एक बार इसको पढ़ो और आप ये बताओ मेरे भाई कि क्या आप इसको एग्जाम में नहीं लिख पाओगे? आप इसको एक बार पढ़ के देखो। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल यानी सैंड पेपर या बालू कागज से रगड़कर साफ करते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पतली परत है वह साफ हो जाए। तब यह शुद्ध मैग्नीशियम जो बचता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऐसा करने पर मैग्नीशियम की रिबन जलने लगती है। कितना आसान है मेरे भाई। आप बोलो ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आप इसको नहीं कर पाओगे? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल कर पाएंगे। हमारे टीचर हमसे ये कहते हैं कि जब भी मैग्नीशियम रिबन जले उसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो ये पॉइंट मेरे भाई लिख लीजिए यहीं पे, ठीक है, ताकि लगे, एग्जामिनर को भी लगे कि भाई मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो, रिबन को जलते समय, मैग्नीशियम रिबन को जलते समय ज्यादा देर तक नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को जलते समय ज्यादा देर तक नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की ओर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण
क्या होते हैं, इसको लिख लीजिए। यहां तक आपने सीखा, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हमने यहाँ पे सीखा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है मेरे भाई? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के एक हमने उदाहरण पढ़े हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के संग अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अभी तक सिर्फ हमने यही पढ़ा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब असली मुद्दा ये होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। जैसे अगर दूध से दही बन जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए मोमबत्ती यदि जल के राख हो गई तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक, ठीक है। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया पर हैं, जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा फिर हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक, बस आप लिखते चलिए, जो लिखने वाली चीजें आप लिखते चलिए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, ठीक है। देखिए, पहला जो परिवर्तन आपको दिखेगा वो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में, स्टेज में परिवर्तन, ठीक है। मतलब आप दूध को देखोगे, दूध कैसा होता है? दूध द्रव अवस्था में होता है। जो दही बनती है वो प्लाज्मा अवस्था में, हल्का सा ठोस होगा, हल्की सी गैस होगी, उसकी अवस्था बदल जाएगी। अवस्था का मतलब उसका आकार, रंग, रूप, तरीका सब कुछ बदल जाएगा। उसी दही से मेरे भाई आप मंठा बना दीजिए, गांव में हम उसको कहते हैं मंठा या उसको कहते हैं मक्खन, बना दीजिए। आप उसको देखिए, आप उसको देखिए, उसमें अंतर हो जाएगा। उसी मक्खन से मेरे भाई आप घी बना दीजिए, उसकी अवस्था अलग हो जाएगी। तो पहला काम होता है मेरे भाई अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ठीक है। गंध का मतलब होता है कि सिंपल सा एग्जांपल सीखिए मेरे भाई, दूध को आप सूंघिए ऐसे, दही को आप सूंघिए, सूंघिए का मतलब स्मेलिंग कीजिए। दोनों का मेरे भाई आप सूंघोगे ना तो आपको अलग अलग महसूस होगा। एग्जाम्पल में लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लेना एग्जाम्पल में, दूध का अलग होगा, दही का अलग होगा, ठीक है। तीसरा चीज है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, ठीक है। दूध में गैस अलग उत्सर्जित होगी, दही में बुलबुले टाइप के अलग उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। चौथा उष्मा, ठीक है। चौथा लिखिए ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है। चौथा लिखिए ध्वनि का उत्पन्न होना। तो ये चार चीजें होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मेरे भाई पूरा हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया? खत्म हो गया। रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। चैप्टर की ये जान है, जब आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना मेरे भाई, जब आप ये नोट्स बना लोगे ना, यकीन मानना जब आप पढ़ोगे मेरे संग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तमाम प्रकार की अभिक्रिया हैं, मजा ही मजा आने वाला, ठीक है। एक एक चीज को मेरे भाई एकदम शिद्दत से सीखेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो, लिखो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। इधर मैं जगह इसलिए छोड़ा हूं ताकि मैं इसका एग्जाम्पल यहां पे लिख सकूं, ठीक है। लिखिए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, मैंने आपसे कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। उस तरीकों के यदि हम सिस्टम से लिख दें, प्रतीकों और सूत्रों से लिख दें, इसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा लिख दें तो रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों यानी सिंबल्स तथा सूत्रों, सूत्रों यानी फार्मूला, सूत्रों के द्वारा संक्षेप में
लिख दिया जाए, संक्षेप में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो रासायनिक समीकरण, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप एक बार इसको पढ़ के देखो मेरे भाई, क्या मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ अलग कहा था कि यही चीज कहा था? मैंने आपसे यही चीज कहा था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा जब हम उसे संक्षेप में लिख देते हैं तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। आप इसका एग्जाम्पल मेरे भाई यहां पे लिखना, ठीक है? ध्यान से सीखिएगा, यही से स्टार्ट होती है असली केमिस्ट्री, ठीक है? देखिए, जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जल, वाटर। क्या बनाते हैं मेरे भाई? जल बनाते हैं, यानी वाटर बनाते हैं, ठीक है? इसको हम केमिस्ट्री के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस है और कोई भी गैस को हम 2 लगा के लिखते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन गैस है इसलिए इसको हम 2 लगा के लिखते हैं, ठीक है? कोई भी गैस होगी मेरे भाई आप 2 लगा के लिखना, सिवाय अकरी गैस के, हे नानी आराम पर जिंदा रहेगी, ठीक है? ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, दोनों के मिलाने से बाद क्या बनता है मेरे भाई? जल बनता है, ठीक है? क्या बनता है? जल बनता है। ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है ना, ये असंतुलित है, असंतुलित है। क्यों असंतुलित है? क्योंकि परमाणु बराबर नहीं है, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। आप एक बार काउंट तो करके देखो, यहां पे कितने परमाणु? 2 परमाणु। यहां पे कितने परमाणु? 2 परमाणु। 2 2 कितने हो गए? 4 परमाणु। यहां पे कितने परमाणु? 2। मेरे भाई इधर कितने परमाणु है? 4 परमाणु है। इधर कितने हैं? 2 ये रहा, 1 ये रहा। इधर कितने हैं? 3 है। जब दोनों तरफ बराबर होते हैं ना तो उसे हम कहते हैं संतुलित। जब दोनों तरफ बराबर नहीं होते उसे असंतुलित कहते हैं, ठीक है? आप फिजिक्स पढ़े होंगे, संतुलित बल, असंतुलित बल। दोनों तरफ जब बल बराबर होते हैं, समान बल यदि दोनों लगते हैं, विपरीत दिशा में बल लगते हैं, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। समान लेकिन विपरीत दिशा में असमान बल लगते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? असंतुलित बल कहलाते हैं। एक ज्यादा लगा रहा है, एक कम लगा रहा है, तो हम इधर के चले जाएंगे, और दोनों बराबर रहेगा तो मेरे भाई हम यहीं पर रहेंगे, ठीक है? तो संतुलित बल, संतुलित बल का मतलब होगा कि जिधर इतना परमाणु होंगे उधर ही इतना परमाणु होने चाहिए, इस तीर के पहले और इस तीर के बाद। अगर मेरे भाई ये दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है। एग्जाम वाला आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, आपको असंतुलित समीकरण दे दिया जाएगा, आपको इसको संतुलित बनाना होता है, ठीक है? हम इसको अगली वीडियो में सीखेंगे, पहले ये सीखते हैं, ठीक है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा संक्षेप में लिख दिया जाए तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां पे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलाने के बाद जल बनता है, और इसको हमने मिला के क्या बना दिया? जल बना दिया, ठीक है? इसको संतुलित कर देते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे कैसे संतुलित किया जाता है, ये देखो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन संतुलित है। अरे यस या नो? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसलिए हम 2 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखो, 2 ऑक्सीजन यहां पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहां पे हो गया। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहां 2 दूना के 4 है, और यहां हाइड्रोजन 2 है, इसलिए यहां पे किसका गुणा कर दोगे? 2 का कर दोगे। फिर से एक बार सीखना, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 1 था, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया? 2 का गुणा कर दिया। जैसे ही 2 का गुणा किया मेरे भाई, ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है? हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना के 4 हो गया। यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना के 4 हो गया। तो ये मेरे भाई क्या हो गया? संतुलित हो गया, ठीक है? फिर से आप इसको लिख लो नीचे, ये हमारा क्या है? असंतुलित है। 2H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है? इसको आप ऐसे ब्रैकेट बना के लिखना, संतुलित, संतुलित, ठीक है? मैं आपको बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा कैसे संतुलित करना है, ठीक है? एक और एग्जांपल लिख लीजिए, देखिए, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन
मिला दोगे तो ये हमारा बन के तैयार होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, केमिस्ट्री के रूप में यदि इसको लिखेंगे तो कार्बन हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारी गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना दिए, CO2 बना दिए। यानी ये भी किस अवस्था में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम मुंह से उत्सर्जित करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी अवस्था में होती है मेरे भाई, गैस अवस्था में होती है। सॉलिड, गैस, गैस। अब एक बार मिला के देखो, यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, ये संतुलित है। अब मेरी बातों को मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, यहां से आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मैं आपको बताया हूं ना, ये मैं आपको समझने के लिए बताया हूं। आप यहां से कई सारी चीजों को यहां से समझ के आप जाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे वादा है मेरे भाई, ध्यान से आप चीजों को सीखिएगा। आप पहले ये समझिए कि ये S क्या है, ये प्लस क्या है, ये G क्या है, ये तीर क्या है, ये G क्या है। पहले आप इसके बारे में जानिए। दुनिया की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होगी, आप वहां से सब कुछ सीखोगे। ठीक है, देखो S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, G का मतलब होता है गैस, गैस का मतलब गैस, G का मतलब होता है गैस, गैस का मतलब होता है गैस, L का मतलब होता है लिक्विड। अगर यहाँ पे AQ दिया रहेगा तो इसका मतलब जल में घुलनशील। तो कुछ ऐसे पॉइंट है मेरे भाई जो आप मेरे साथ लिख लीजिए। जैसे देखिए, यहां पे आप क्या लिखिए, चिन्ह लिखिए। ठीक है, और उसका अर्थ लिखिए, क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, इधर लिख लीजिए आप। ठीक है, यहां पे लिखिए चिन्ह और यहां पे लिखिए इसके अर्थ। ठीक है, देखिए अगर मेरे भाई S लिखा हो तो इसका मतलब होता है ठोस। वह पदार्थ कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, लिखिए। यदि L दिया हो, L का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड का मतलब होता है वह पदार्थ कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, अगर G दिया है तो इसका मतलब वह पदार्थ कैसी अवस्था में है, गैस अवस्था में है। ठीक है, अरे यस या नो। अगर AQ दिया है, AQ का मतलब होता है एक्वा, मतलब अगर यहाँ पे AQ दिया रहता तो मतलब ये कार्बन जल में विलेय है, तो AQ का मतलब होता है जल में घुला हुआ, जल में घुला हुआ। ठीक है, अगर मेरे भाई यहीं पे यदि डेल्टा दे दिया जाता, इसके ऊपर यदि डेल्टा बना देता तो इसका मतलब होता है कि इसको हम उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेना, डेल्टा का मतलब होता है उष्मा। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूं कि ये चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो आपको तीर दिखाई दे रहा है, ऐसे आप लोग लिखना, इस तीर का मतलब होता है अभिक्रिया की दिशा, इस तीर का मतलब होता है अभिक्रिया की दिशा क्या है। ठीक है, किसकी तरफ बन रहा है, ये तीर हमको बताता है। ठीक है, देखो एक तीर ऐसे भी आपको देखने को मिलेगी, जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तो इसमें ऐसे भी मिलेगी। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती अभिक्रिया। ठीक है, प्रत्यावर्ती अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ये इधर भी बन सकती है, बाएं से दाएं भी जा सकते हैं, बाएं से दाएं से बाएं भी दोबारा हम कर सकते हैं, दोनों तरफ होती है अभिक्रिया, उसे प्रत्यावर्ती अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक प्लस बना होता है, प्लस के बारे में समझिए। देखो ये प्लस अभिकारक में भी हो सकता है, उत्पाद में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिखना, प्लस अभिकारक के बीच में भी हो सकता है और उत्पाद के भी बीच में हो सकता है। ठीक है, अब मेरे भाई इस चार्ट को आप देखिए, एक बार अपने से कल्पना कीजिए कि मैंने आपको क्या क्या चीज पढ़ा है। देखो मैंने आपको पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको रासायनिक समीकरण की पहले विधियां बताया कि किस तरीके से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है तो उसके समीकरण क्या होते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला हमें यह देखना होता है कि यह संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, दूसरा इसमें परमाणुओं की संख्या देखी जाती है। तीसरी बात यह है कि हमें इसमें यह चीज मिलाना होता है, क्या यस है क्या जी है। ये हम कई सारी चीजों को यहाँ पे सीखे हैं, एस किसे कहते हैं, एल किसे कहते हैं, जी किसे कहते हैं, AQ किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, ये तीर बना होता है इसे किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। मेरे भाई एक डायग्राम से हमने कई सारी चीजों को सीखा है। ठीक है, देखिए अगली हेडिंग लगाइए मेरे भाई कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लगाइए, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है,
वो भी लिख लीजिए। जब हम पढ़ रहे हैं अच्छे से तो सब कुछ पढ़ते हुए चलें, ठीक है। देखिए, लिखिए अभिकारक, रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं तरफ जो लिखा होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाईं तरफ जो लिखा होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। आसान है कि नहीं है? ठीक है, लिखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, तीर के बाईं तरफ, इधर बायां होता है इधर दायां होता है, ठीक है, तीर के बाईं ओर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाईं ओर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों लिखे, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ जो लिखा जाता है, बाईं तरफ जो लिखा जाता है उसे अभिकारक कहते हैं या क्रियाकारक कहते हैं, दोनों नाम एक ही है। उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे आप चित्र बनाना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अभिकारक, ठीक है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? उत्पाद है। और ये सी क्या है? उत्प्रेरक है, जो तीर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट, उत्पाद, उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाईं तरफ, तीर के दाईं तरफ बने नए पदार्थ को, बने नए पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अरे यस या नो? और तीर के ऊपर जो लिखा जाता है ओ न उत्पाद कहते हैं, ठीक है, इसे उत्पाद कहते हैं। तीर के ऊपर जो लिखा जाता है उसे हम उत्प्रेरक करते हैं, ठीक है। लिखना अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, ठीक है। तीर के ऊपर जो कुछ लिख सकते हैं, तीर के ऊपर जो कुछ लिख सकते हैं, जो कुछ लिख सकते हैं, जो कुछ लिख सकते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं हुआ मेरे भाई जो मैं आपको छोड़ा हूं, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है मैं आपको छोड़ा हूं। अगली वीडियो में मैं आपको बस सिखाऊंगा कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो पिछले साल पूछे गए हैं, किस किस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से मेरे भाई हम समीकरण को संतुलित करते हैं, क्या क्या नाम होते हैं। कुछ 10-15 ऐसे समीकरण आपको लिखवाऊंगा जो आप उसे याद कर लेना, आप उसे समझ लेना, आपको एग्जाम में वो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आपको संतुलित करना है, ठीक है। बहुत आसान आसान मैं आपको समीकरण बताऊंगा, लिखवाऊंगा, सब कुछ आपको करवा के दूंगा, ठीक है। आपको मेरे भाई बस क्लास को रिवाइज करना है। एक दिन में आपको एक क्लास देखनी है और नेक्स्ट डे जैसे ही आएगा मेरे भाई आपको पिछली क्लास रिवाइज करके आपको अगले दिन आना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताना। अपना ख्याल रखना। मिलता हूं अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।